और जयपुर में बैंक डकैती के लिए सुरंग खोदने के मामले में ताजा अपडेट अपने दर्शकों को। सुरंग की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डकैती के लिए बदमाशों ने जो प्लानिंग तैयार की थी वो कितनी फुल प्रूफ थी। दोस्तों, क्राइम करने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि इंसान का बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है या वो कितना पढ़ा लिखा है। बहुत बार सिर्फ एक गलत सोच ही इंसान को धीरे धीरे उस रास्ते पे ले जाती है जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी 4 ऐसे लड़कों की है जो पढ़ाई में ज्यादा आगे तक नहीं पढ़ पाए और 10वीं क्लास भी क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन इन चारों ने मिलकर जो प्लानिंग की उसे देखकर बड़े बड़े पढ़े लिखे ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी हैरान रह गई। इस कहानी का मेन कैरेक्टर अमन खान है, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला है। अमन का परिवार बिल्कुल नॉर्मल था और उसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसका कोई भी काम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता था। टाइम के साथ अमन को उधार लेने की आदत लग गई। शुरू में थोड़ा उधार लिया गया, फिर ज्यादा उधार लिया गया और धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि लोग पैसे वापस मांगने लगे। जब लोगों का प्रेशर बढ़ने लगा तब अमन के दिमाग में ये बात बैठ गई कि अब उसे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लगभग 6 महीने पहले अमन अपना शहर बुलंदशहर छोड़कर निकल पड़ा। पहले वो दिल्ली गया, फिर कुछ और शहरों में भटकता रहा, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो आगे क्या करेगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसे पैसे चाहिए और वो भी बहुत ज्यादा। इसी भटकते हुए सफर के दौरान अमर जयपुर पहुंच गया। जयपुर का एक एरिया उसकी नजर में आया जिसका नाम अंबाबड़ी था। अंबाबड़ी एक ऐसा एरिया था जहां सब्जी मंडी, मार्केट और बैंक एक ही जगह पर मौजूद थे। सुबह के वक्त अंबाबड़ी में जबरदस्त भीड़ होती थी, गाड़ियां आती जाती रहती थी, लोग चिल्लाते थे और मंडी पूरी तरह शोर शराबे से भरी हुई होती थी। लेकिन शाम होते होते ये पूरा एरिया ऑलमोस्ट खाली हो जाता था। यही अमन की नजर 3 अलग अलग जगहों पर पड़ती है। एक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा था अंबाबड़ी ज्वेलर्स और तीसरा था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तीनों जगह एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थी और लगभग 300 मीटर के अंदर थी। उसी पल अमन को लगता है कि उसे अपना मौका मिल गया है। उसके दिमाग में पहली बार ये थॉट आया कि यही वो जगह है जहां से उसकी जिंदगी बदल सकती है। जयपुर से वापस लौटने के बाद अमन खान ने अपने 3 दोस्तों से कांटेक्ट किया और उन्हें अपना पूरा प्लान डिटेल में समझाया। उन तीनों की कंडीशन भी अमन जैसी ही थी और उन्हें भी तुरंत पैसे की जरूरत थी। शुरू में तीनों दोस्त इस प्लान को सुनकर डर गए, क्योंकि बैंक रॉबरी का नाम सुन के उनके दिमाग में जेल और पुलिस का खौफ आ गया था। लेकिन जब अमन ने उन्हें बताया कि इस पूरे प्लान में ना तो गन्स होगी और ना ही बॉम्ब होगा और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तब धीरे धीरे तीनों को उसकी बात समझ आने लगी। इसके बाद चारों जयपुर आए और एक किराए का घर लिया, जहां रहकर उन्होंने अपनी प्लानिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया। घर लेने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले बैंक की प्रॉपर रेकी की जाएगी। हर दिन अलग अलग टाइम पर एक एक लड़का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाता था। कोई कैप पहनकर जाता था, कोई मास्क लगाकर जाता था और कोई मफलर से अपना चेहरा ढक लेता था ताकि सीसीटीवी कैमरा में किसी का भी क्लियर फेस रिकॉर्ड ना हो। उनका मेन फोकस ये था कि लॉकर रूम कहाँ है, स्ट्रॉन्ग रूम कहाँ है, गार्ड की मूवमेंट किस टाइम पर होती है और सीसीटीवी कैमरा का एंगल क्या है। रेकी के दौरान उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन किया कि बैंक का कौन सा एम्प्लॉय लॉकर रूम की तरफ जाता है और कौन सा नहीं जाता। एक दिन उनमें से एक लड़के ने लॉकर रूम एम्प्लॉय से बात शुरू की। उसने कैजुअली पूछा कि अगर यहाँ लॉकर लिया जाए तो क्या ये जगह सेफ है। उस एम्प्लॉय ने बिना किसी शक के लॉकर रूम का पूरा रास्ता और लोकेशन डिटेल में समझा दिया। अमन को किसी भी हाल में बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाना था, क्योंकि उसे पता था कि फ्यूचर में अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो अकाउंट उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इसीलिए उसका पूरा फोकस सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने पर था। रेकी कंप्लीट होने के बाद अमन ने बैंक से लगभग 300 मीटर दूर एक शॉप ढूंढी। इस शॉप का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इसके नीचे ऑलरेडी एक बेसमेंट मौजूद था। शॉप का रेंट 13,000 रुपए पर मंथ पे फिक्स हुआ। अमन ने शॉप ओनर को बताया कि वो खाद यानी कि फर्टिलाइजर का बिजनेस शुरू करना चाहता है। शॉप के बाहर खाद की दुकान का बोर्ड भी लगवा दिया गया ताकि किसी को कोई शक ना हो। खुदाई का काम इसी शॉप के बेसमेंट से शुरू किया गया। सुबह के वक्त जब सब्जी मंडी का शोर होता था तब बेसमेंट के अंदर खुदाई की जाती थी। जमीन से निकली हुई मिट्टी को बड़ी बड़ी बोरियों में भरा जाता था। ये बोरियां कभी शॉप के अंदर ही रह जाती थी और कभी ई रिक्शा में भरकर पास के खेतों में ले जाकर फेंक दी जाती थी। लोग ये सब कुछ देखते थे, लेकिन ये खाद की दुकान थी, इसीलिए किसी को कोई शक नहीं होता था। लगभग 4 से 4.5 महीने तक ये खुदाई का काम बिना रुके चलता रहा।
चारों लड़के बारी बारी से सुरंग खोदते थे ताकि किसी पर भी ज्यादा लोड ना पड़े। इस पूरे ऑपरेशन के लिए उन्होंने कंपास, वायरलेस बेल और प्रॉपर मैप का यूज किया। हर चीज एक फिक्स्ड प्लानिंग के साथ की जा रही थी और अब सुरंग धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ती जा रही थी। अंडरग्राउंड टनल बनाना सिर्फ मिट्टी खोदना नहीं होता, अंदर ऑक्सीजन कम होती है, जरा सी गलती से सुरंग धंस सकती है और डायरेक्शन भटक जाने पर पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इसी वजह से दुनिया की ज्यादातर टनल रॉबरीज आधे रास्ते पर ही फेल हो जाती हैं। जब सुरंग का काम लगभग पूरा हो चुका था तब अमन खान के दिमाग में लालच ने जगह बना ली। उसने सोचा कि जब इतनी मेहनत और टाइम ऑलरेडी लगा दिया गया है तो सिर्फ एक ही जगह पर हाथ साफ करना समझदारी नहीं होगी। इसी सोच के साथ अमन ने एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग सुरंगों का प्लान बना लिया। एक सुरंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ जा रही थी, दूसरी सुरंग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ रही थी और तीसरी सुरंग अंबिका ज्वेलर्स की तरफ डिजाइन की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाली सुरंग बैंक के लॉकर एरिया से सिर्फ 12 मीटर की दूरी पर रह गई थी। 26 जनवरी की बैंक हॉलीडेज को देखते हुए ये टाइम उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। प्लान के मुताबिक उन्हें सिर्फ 2 या 3 दिन और चाहिए थे ताकि वो अपना काम पूरा कर सकें। लेकिन 25 जनवरी की सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सब्जी मंडी में आलू से भरा एक ट्रक एक गड्ढे में फंस गया था। ट्रक का वेट ज्यादा होने की वजह से जमीन धंसने लगी। जब लोगों ने ट्रक के टायर को निकालने के लिए मिट्टी हटानी शुरू की तो जमीन और कमजोर होती चली गई। कुछ ही देर में नीचे बनी हुई सुरंग का मुंह सबके सामने आ गया। तुरंत पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे जगह को सील कर दिया गया। पुलिस की एक टीम सुरंग के अंदर उतरती है और वहां खुदाई के सारे टूल्स, मशीन्स, मैप और इक्विपमेंट बरामद किए। सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया गया और इंजीनियर टीम से टनल का मेजरमेंट करवाया गया। उस वक्त अमन पास के ही एक चाय की दुकान पर मौजूद था। जैसे ही उसे अंदाजा हुआ कि सुरंग का राज खुल चुका है वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने लगभग 2.5 किलोमीटर दूर उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। अमन ने अपने तीनों साथियों को पहले ही फोन करके अलर्ट कर दिया था, इसीलिए वो तीनों मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अमन को गिरफ्तार करके पूरी प्लानिंग का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ शुरू की। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उन्हें बार बार कुछ लोग मास्क और कैप पहने हुए बैंक के आसपास घूमते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स का एनालिसिस शुरू किया, जिससे अमन पर शक और गहरा हो गया। जब अमन गिरफ्तार हुआ तो इसका असर सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर भी पड़ा। जो लोग कल तक उसे एक नॉर्मल लड़का समझते थे आज उसका नाम न्यूज और पुलिस की फाइल्स में था। माँ बाप के लिए ये सिर्फ एक अरेस्ट नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का दर्द बन गया। जब पूरा नक्शा पुलिस के सामने आया तो ऑफिसर्स ये देखकर हैरान रह गए कि सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 टारगेट्स एक ही सुरंग सिस्टम से जोड़ने का प्लान बनाया गया था। जब ये केस कोर्ट तक पहुंचा तो पुलिस और कोर्ट ने इस जुर्म पर आईपीसी की धारा 392 यानी कि रॉबरी का केस लगाया। अमन के बाकी तीनों साथियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई, जबकि अमन खान जो कि इस पूरे केस का मास्टरमाइंड था उसे 14 सालों की सजा सुनाई गई। अगर वो आलू का ट्रक उस दिन गड्ढे में ना फंसा होता, अगर पुलिस को एक दिन और लेट पता चलता तो शायद ये रॉबरी कंप्लीट हो चुकी होती। दुनिया में ब्राजील, यूके और साउथ अमेरिका जैसे जगहों पर टनल रॉबरीज हो चुकी हैं, लेकिन इंडिया में इतने लंबे टनल और 3 टारगेट्स का प्लान बहुत ही रेयर माना जाता है। इसी वजह से पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स भी इस केस को अलग नजर से देख रहे थे। ये पूरा ऑपरेशन दिखाता है कि गलत रास्ते पर लगाया गया दिमाग कितना खतरनाक हो सकता है। सोचने वाली बात तो ये है कि अगर इतनी मेहनत, प्लानिंग और समझदारी सही रास्ते पर लगाई जाती तो शायद आज अमन और उसके साथी इंजीनियर होते। लेकिन जब लालच इंसान की सोच पर हावी हो जाता है तो सही और गलत का फर्क धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्राइम का सबसे बड़ा नुकसान पैसा नहीं होता बल्कि वक्त होता है। वक्त जो जेल की 4 दीवारों में बीत जाता है और वक्त जो परिवार के साथ कभी वापस नहीं आता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और क्राइम स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।